नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की सरकार का कल विस्तार हो चुका है। 8 नए विधायकों ने कल मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें कमल गुप्ता हिसार के जो एमएलए हैं उनको कैबिनेट बर्थ मिला है, बाकी सभी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिला है। अब नायाब सिंह सैनी सरकार पर जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को 10 लोकसभा जिताने की और 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर 46 का आंकड़ा पार करने की। उसमें क्या होगा, चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया जी, पॉलिटिकल सर्वेयर हैं, राजनीति पर पकड़ रखते हैं। और जो ये कल का घटनाक्रम हुआ है, कल जो विधायकों ने जो शपथ ली है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। कथुरिया साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ में ये सवाल भी करना चाहता हूं कि कल जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय जातीय जो संतुलन बैठाने की कोशिश की है, लेकिन अपने जो सबसे 2 मोस्ट पावरफुल चेहरे हैं मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज की छुट्टी करती है, गठबंधन से मुक्त हो गए हैं और इंडिपेंडेंट्स को ठेंगा दिखा दिया, रणजीत चौटाला को छोड़ करके, और राव इंद्रजीत को नाराज कर दिया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो सत सिंह जी, पहले जब से दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी से भाजपा ने गठबंधन तोड़ा है और हरियाणा में राजनीतिक उठापटक आरंभ हो गई, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला गया, सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंपे, उसके बाद नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो तभी ही शपथ दिलवा दी गई थी और फिर भाजपा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बैठाने में लगी थी। इतने में आचार संहिता लगी, कैबिनेट का विस्तार रुक गया, कुछ नेताओं को मनाने की जो प्रयास चले वो माने नहीं माने, अंदर की बात हम क्या जाने जी। अब जो वर्तमान में आज भाजपा ने मंत्रिमंडल अपना पूरा कर लिया, जो कोटा था बिल्कुल पूरा कर लिया है, जिसमें से 13 जो मंत्री खुद भाजपा के हैं, केवल एक ही निर्दलीय, उनमें से केवल रणजीत चौटाला जो पहले भी कैबिनेट जी, रानिया से विधायक हैं, इंडिपेंडेंट, और पहले भी वो जेल मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर रहे हैं, उनको शामिल किया गया। पुराने मंत्रियों में से कमल पाल गुर्जर और कमल गुप्ता, डॉक्टर बनवारी लाल, मूलचंद शर्मा, इनको बरकरार रखा गया है और रणजीत चौटाला को निर्दलीय के तौर पर बरकरार रखा गया है। मुख्यमंत्री की जगह, पंजाबी मुख्यमंत्री की जगह ओबीसी मुख्यमंत्री सैनी समाज से नायाब सिंह सैनी को बनाया गया जी। आज जो हरियाणा में 14 मंत्री मुख्यमंत्री सहित हैं, उनमें 9 जनरल जाति से, जी, जो सबसे विशेष बात, जो जातीय संतुलन की हम बात कर रहे हैं, 9 जनरल जाति से यहाँ मंत्री हैं। मैं 9 में से ये बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी से 3 जाति से, 2 पंजाबी, 2 बनिया, 1 ब्राह्मण और 1 राजपूत को मंत्रिमंडल में एंट्री मिली है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी से खुद मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, जो कुरुक्षेत्र से सांसद थे, नारायणगढ़ उनका हलका है, अब शायद वो करनाल से चुनाव लड़ें, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने से भाजपा 3 जिलों में फ़ायदा मुझे लगता है ले पाएगी। कुरुक्षेत्र में सैनी समाज के अच्छे खासे वोट हैं, अम्बाला में उनका गृह जिला हो गया और अच्छे खासे वोट वहाँ से ले पाएंगे। वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे तो करनाल को भी साथ पाएंगे, तो लगभग आधी जीटी रोड बैल्ट को नायाब सिंह सैनी से खुश करने की कोशिश की है, साध सकती है भाजपा। उसके बाद कमल पाल गुर्जर यमुनानगर को प्रतिनिधित्व देंगे और अपने गुर्जर समाज की लगभग 7 सीटों पर अच्छे खासे मत हैं। मैं आपको बता दूं, कालका और जगाधरी, उसके बाद एक और सीट जहाँ से
शैली चौधरी जी विधायक हैं, शायद नारायणगढ़ जो मुख्यमंत्री का खुद का हलका है, वहाँ से वो विधायक भी रहे हैं। वहाँ भी गुर्जर कम्युनिटी के अच्छे खासे वोट हैं। फिर फरीदाबाद में टिगांव में तो डोमिनेंट कम्युनिटी के तौर पर है। बाकी भी इधर 2-3 हलकों में बड़खल और फरीदाबाद के जो शहरी क्षेत्रों वहाँ भी गुर्जर कम्युनिटी का अच्छा खासा प्रभाव है। तो 7 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए यहाँ कंवलपाल गुर्जर को बरकरार रखा गया है। उसके बाद मैं ओबीसी में तीसरा जो चेहरा शामिल किया गया है वो यादव कम्युनिटी। 13 विधानसभा सीटों पर अहिरवाल बेल्ट का प्रभाव माना जाता है। अहिरवाल यादव कम्युनिटी डोमिनेंट है 13 विधानसभा सीटों पर। उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से विधायक हैं। लेकिन कथुरिया साहब, यहाँ एक पेच है। यादव समाज के सबसे बड़े नेता राव इंद्रजीत ने पेच फंसा रखा था कि अभय सिंह को मंत्रिमंडल में ना लिया जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाजपा हर नेता का इलाज करना जानती है। यहाँ राव इंद्रजीत का इलाज उन्हें टिकट देकर कर दिया गया। उन्हें टिकट देकर, मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है, राव इंद्रजीत पर जो भाजपा को आश्रित रहना पड़ रहा है, उस आश्रित होने को मतलब जो भाजपा होने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए यह राव इंद्रजीत को किनारे कर दिया गया। लेकिन कथुरिया साहब, मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूँगा कि राव इंद्रजीत जब कांग्रेस में थे तब भी वो सांसद बनते थे, बीजेपी में आए सांसद हैं, उनका अपना प्रभाव है, अपना एक वोट बैंक। जैसे रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस के बगैर भी इनके अपना वोट बैंक है जो हुड्डा के साथ चलता है। तो राव इंद्रजीत का इलाज तो मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो स्थानीय नेता जब मजबूत हो जाता है उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। पर शायद ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। देखो, लोकसभा में तो वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को तो हरवाएंगे नहीं। वो खुद सांसद बनेंगे, आज भी जीतेंगे, परंतु इसका खामियाजा विधानसभा चुनावों में जरूर भुगतना पड़ेगा। और 2029 तक जाते जाते ये जो हल्की सी फुंसी हुई है वो शायद बड़ा घाव ना बन जाए और भाजपा को इसका बहुत बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। ये दांव उल्टा पड़ सकता है यदि भाजपा उनका इलाज अच्छे से करने में कामयाब हुई। जी कथुरिया साहब, इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि जीटी रोड बेल्ट को खुश करने के लिए इनको काफ़ी विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई है और इंडिपेंडेंट का चार्ज भी दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के गब्बर सिंह जिनको जाना जाता था उनकी तो छुट्टी कर दी है, साथ में असीम गोयल को वहाँ से जो है ना दिया गया है, जगह दी गई है, मिनिस्टर पोर्टफोलियो दिया गया है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस यहाँ भी? देखो, बिल्कुल जो अनिल विज की छुट्टी हुई है, उनका मंत्रिमंडल में नाम था, परंतु वो नायाब सिंह सैनी के नीचे काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो 6 बार के विधायक हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। भाजपा को उन्हें हर हाल में मनाना चाहिए था। भाजपा के उस समय जब पूरी भाजपा के 2 विधायक बनते थे, तभी भी वो हरियाणा से विधायक बनते थे। उन्हें शुरुआत से ही एक बार मुझे लगता है कि 2 बार वो निर्दलीय विधायक भी जीते हैं। तो उनकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सदा से अदावत रही है। सुषमा स्वराज भी उनके खिलाफ थी, इसलिए उनका इलाज करने का भाजपा शुरू से ही प्रयास करती है। लेकिन कथुरिया साहब, अगर आप ये कहते हैं कि वो नायाब सिंह सैनी के अंडर में काम करने के लिए खुश नहीं थे, लेकिन 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया, वो तो विधायक भी फर्स्ट टाइमर थे, ये तो सांसद रह चुके हैं, पर स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। संगठन की जिम्मेवारी में उनको 40 साल का उस समय भी अनुभव था। वो हरियाणा के संगठन मंत्री रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं थे। तो वैसे तो एक्सपीरियंस था, पर उन्होंने जो 9.5 साल ऐसा, एक तो मुझे लगता है कि उनकी फेलियर कहाँ रही।
उनकी इंटेलिजेंस में कमी कहाँ रही। एक तो जो जाट आरक्षण और फिर किसान आंदोलन, दोनों पे कंट्रोल करने में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये हरियाणा के ऊपर बहुत बड़े दाग का काम करते हैं, किसान आंदोलन भी और जाट आरक्षण के समय जो हरियाणा में हुआ। देखिए, यदि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, हरियाणा जैसे मुझे लगता है 7 स्टेट यूपी में बन जाएं। और योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से पूरे यूपी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, तो योगी के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि 15% भी हरियाणा को कंट्रोल नहीं कर पाए यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अभी हम पोर्टफोलियो पे ही जाते हैं, जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उन्हीं पे जाते हैं। ये अच्छा, इसी में ही चर्चा करते हैं कि कमल गुप्ता को दोबारा मौका मिला और बाकी जितने भी विधायक हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया और इंडिपेंडेंट को तो पूछा ही नहीं गया। ये क्या कहानी है? ये क्या आपको भाजपा के अंदर की कहानी बताता हूं। जी, भाजपा के ऊपर आरएसएस का पूरा दबाव रहता है और भाजपा आरएसएस को किनारा, संघ को किनारे करके नहीं चल सकती। उन्हें दोनों बार टिकट संघ से मिली, दोनों बार जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया संघ के प्रभाव से शामिल किया गया, वो पुराने संघी। आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, जो नवीन जिंदल के साथ भाजपा की बात नहीं बन पा रही, उसका भी सबसे बड़ा कारण कमल गुप्ता है। शायद नवीन जिंदल ने शर्त रखी कि हिसार की विधानसभा सीट भी चाहिए और जिससे भाजपा ने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र से, मुझे जो अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, उन्होंने इसलिए कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ने से। जी, पोर्टफोलियो पे आते हैं आप हम। हाँ जी, उसके बाद आपको मैं बता रहा था, एक राजपूत कोटे से संजय सिंह जो गुरुग्राम को प्रतिनिधित्व देंगे, सोना के विधायक हैं और राजपूत कम्युनिटी के अच्छा खासा वोट बैंक है भिवानी जिले में भी, करनाल में भी, कुरुक्षेत्र में भी और लगभग हर जिलों में, हर लोकसभा क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा करके राजपूत कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट बैंक है। राजपूत कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व देने के लिए संजय सिंह को यहाँ मंत्री बनाया गया है। जी, तो इसमें जो है सुभाष सुधा को भी वो देखो, पंजाबी कोटा पूरे करने के लिए वैसे 2 पंजाबी मंत्री हो गए हैं, सीमा त्रिखा और सुभाष सुधा। मुझे लगता है पहले सुभाष सुधा जी का नाम नहीं था, कृष्ण मिड्डा जी का नाम आगे आ रहा था। जींद जिले को प्रतिनिधित्व देने के लिए बात थी, परंतु जो सुभाष सुधा जी हैं उन्हें नायाब सिंह सैनी का बहुत करीबी माना जाता है। तो मुझे लगता है सुभाष सुधा को मंत्री बनाने में यहाँ पे सबसे बड़ा हाथ नायाब सिंह सैनी का है। और पंजाबी कोटे को जैसे ही गब्बर की छुट्टी हुई यहाँ मंत्रिमंडल से, तो एक यदि राज्य मंत्री केवल सीमा त्रिखा रहती तो पंजाबी समाज की अनदेखी होती। इसलिए पंजाबी समाज में जो नाराज़गी हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाने से, उसको कवर करने के लिए 2 पंजाबी मंत्री बनाए। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि इंडिपेंडेंट को रणजीत चौटाला, चलो वो पहले भी मंत्री थे, बाकी इंडिपेंडेंट को जगह क्यों नहीं दी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 41 का आंकड़ा है और मैजिक फिगर मैंडेट के लिए 40 चाहिए। देखो, यदि आप अपने विवेक से काम कर रहे हैं, विवेक से सोचेंगे या जनता भी इस बात को सोचेगी, तो भाजपा और जेजेपी आज भी मिले हुए हैं। सबसे पहले तो जब यहाँ पर अपना बहुमत साबित करना था, जेजेपी ने व्हिप जारी किया। भाजपा के पास अपने 41 विधायक थे, यदि उनके 10 विधायक बाहर हो जाते हैं तो किसी निर्दलीय की जरूरत भी नहीं थी। निर्दलीय तो अपने स्वार्थ में भाजपा को समर्थन दिए हुए हैं, भाजपा को उनकी ज़रूरत नहीं है। वो मंत्री बनना चाहते थे, सभी को मंत्री पद चाहिए था, इसलिए उन्होंने। लेकिन रणजीत चौटाला पे बार बार मेहरबानी क्यों? सवाल तो ये भी। रणजीत चौटाला देवीलाल जी की विरासत को चलाए हुए हैं। आज भी भाजपा ये कहती है, देखो INLD को
वो कहते हैं कि हम देवीलाल जी की विरासत हैं, जेजेपी कहते हैं हम देवीलाल की विरासत को संजोए हुए हैं, परंतु भाजपा देवीलाल जी के नाम पर जो वोट बैंक आता है उसे अपने साथ जोड़ने के लिए रंजीत चौटाला जी को अपने साथ जोड़े हुए हैं। जाट कोटा भी पूरा होता है और बहुत सीनियर लीडर हैं, पुराने समय से नरेंद्र मोदी उन्हें जानते हैं, इसलिए उन पर बार बार मेहरबानी हो रही है। जी, तो इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि रोहतक, सोनीपत और कैथल इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, क्या यहाँ क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की जरूरत देखो, नहीं? भाजपा ये समझ चुकी है मध्य हरियाणा में हमारा ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। इस जीटी रोड बेल्ट, गुरुग्राम, फरीदाबाद, देखो फरीदाबाद से 2 मिनिस्टर बना दिए, सीमा त्रिखा भी फरीदाबाद से हैं और फरीदाबाद से मूलचंद शर्मा जी, तो 2 मंत्रियों को। अब सबसे बड़ी जो अनदेखी हुई है यहाँ पे एससी कैटेगरी में धानक समाज के साथ हुई है। विशंबर वाल्मीकि को भी जगह दी गई है। विशंबर वाल्मीकि जी को जगह मिली है, यहाँ वाल्मीकि समाज को तो प्रतिनिधित्व मिल गया, परंतु यहाँ पर धानक समाज को कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 3 जो सांसद की कोटे की टिकटें हैं वो दोनों लोकसभा पर रविदासिया समाज चुनाव लड़ रहा है, बंतो कटारिया जी और अशोक तंवर जी। सुनीता दुग्गल जी धानक समाज से सांसद थी, उनकी टिकट काटने से धानक समाज में नाराजगी भी है। उसके बाद जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी कृष्णलाल पवार जी को एससी कोटे से बनाया गया, ठीक है। तीनों सांसद एक ही समाज से बनाने से यहाँ बाकी जो एससी कैटेगरी है उसमें नाराजगी है, और फिर मंत्री कोटे में भी कहीं धानक समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसलिए जो हरियाणा में भाजपा को इसका शायद खासा नुकसान भी सहना पड़ सकता है। अच्छे खासे वोट बैंक है पूरे हरियाणा में, लगभग 5% के करीब धानक समाज के वोट हैं और लगभग हर लोकसभा में 3 से 4% धानक समाज के वोट हैं, तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद जो BC 1 कैटेगरी है OBC में, उन्हें खाती, कुम्हार, नाई, ठीक है, और भी लुहार, कश्यप, किसी कास्ट को कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। ब्राह्मण समाज को भी कम प्रतिनिधित्व मिला। पहले कभी 3-3, 4-4, 5-5 मिनिस्टर ब्राह्मण होते थे, केवल एक ही ब्राह्मण मूलचंद शर्मा, उन्हें वो भी लो प्रोफाइल हैं। हाई प्रोफाइल नेताओं को भाजपा आगे नहीं कर रही है, लो प्रोफाइल नेताओं को आगे करके उनके केवल नाम का इस्तेमाल करती है। वैसे भाजपा सब कुछ अपनी मुट्ठी में करती है। तो कथुरे साहब, आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि जाट और ब्राह्मण उनके वोट बैंक नहीं है और वो इसका खामियाजा ना विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भुगतने के लिए तैयार है? देखो, वैसे एक बात देखिए, 14 टोटल मंत्री, लगभग हरियाणा में 20% के करीब जाट है। 20% कोटा तो यहाँ जाटों को दे दिया भाजपा ने। वैसे अपनी तरफ से तो संतुलन पूरा किया है, परंतु जो ये भाजपा समझ चुकी है कि मध्य हरियाणा में और ख़ासकर जाट कम्युनिटी में हमारा कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। अपनी तरफ से तो प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, जेपी दलाल को मंत्री बरकरार रखा, रंजीत चौटाला को बरकरार रखा और पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा को शामिल किया गया। पानीपत ग्रामीण से उन्हें शामिल करने, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी एक जाटों का अच्छा खासा वोट बैंक चाहिए। यदि जाट उनके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं, लगभग 2,30,000 के करीब जाट मतदाता हैं करनाल लोकसभा में, तो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल, उन्हें डर है कभी मेरी जीत का मार्जिन कम हुआ तो मेरी लोकप्रियता पर सवाल खड़े। जी, और एक जो मंत्री थे मनोहर लाल सरकार में, संदीप सिंह, उनकी भी छुट्टी कर दी गई। उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। जो कोच, जूनियर महिला कोच ने जो उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के जो इल्ज़ाम लगाए थे, उसमें चार्जशीट भी हो चुकी है। भाजपा की सदा से भाजपा की काफ़ी उसमें किरकिरी भी हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद उस बात का खामियाजा उनको। देखो, भाजपा की एक सदा से पॉलिटिक्स रही है, ये स्ट्रेटजी होती है भाजपा की।
यदि उनका कोई मंत्री किसी करप्शन केस में, किसी इस टाइप के केस में फंसता है, पहले उसे पूरी बैक देते हैं, उसे पूरा बचाने का प्रयास करते हैं। यदि भाजपा कुछ उसे नहीं बचाने में कामयाब होती तो बिल्कुल आराम से, अब देखो संदीप सिंह को जब पूरा विरोध हुआ तब नहीं हटाया गया, क्योंकि जैसे ही उस टाइम हटाते तो संदीप सिंह को जनता दोषी मान लेती। इसी टाइप से भाजपा पहले उसे पूरा बैक करती है, फिर आराम से साइड कर देती है। ऐसे ही कमलेश ढांडा को हटाया गया, ओम प्रकाश यादव जी को हटाया गया। इनका जो कार्यशैली थी वो भाजपा कुछ नॉन परफॉर्मर को भी हटाया, हाँ, नॉन परफॉर्मर को भी हटाया। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, भाजपा की जो वैल्यूएशन है उसमें ये खरा नहीं उतर पा रहे जी। तो आज हमने चर्चा की, नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का कैबिनेट एक्सपेंशन हो चुका है और किस विधायक को मंत्री बनाया गया है और उसमें क्या क्षेत्रीय और जातीय संतुलन किया गया है और कहाँ कहाँ खामियां रही हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में। लेकिन इसका सही मायने में जो परिणाम है आने वाली लोकसभा में और फिर हरियाणा में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।